हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अभी जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ग्रहों की दशाएं प्रभावित करती हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि लोग जो दशा देख रहे हैं, वो दशा को ही सही समझने लगते हैं। जबकि विंशोत्तरी दशा सिस्टम के हिसाब से अगर कोई चीज़ चल रही है, तो ग्रह उन भावों के प्रभाव को नैसर्गिक रूप से ही, सामान्य रूप से ही दिखाने का प्रयास कर देते हैं। जैसे कि ये कुंडली आपके सामने है, इस कुंडली के अंदर अगर हम देखें तो दशाएं जो हैं वो 2-3 जगहों से चल सकती हैं। एक होता है कि खुद सूर्य लगन से चल जाए, एक चंद्र लगन से चल जाए और एक लगन से चल जाए। सबसे ज़्यादा अहमियत जो हम देते हैं वो या तो लगन से होती है या चंद्र लगन से होती है। अगर कुछ स्पेशल कंडीशन कॉम्बिनेशंस नज़र आते हों, तब वहाँ पे हम दशाओं को उस पर्टिकुलर नक्षत्र के हिसाब से लगाते हैं, जिसे कि हम कंडीशनल दशाओं के रूप में देखते हैं। इस कुंडली के अंदर सबसे पहले देखने की कोशिश करें तो चंद्रमा जो हैं उनकी मौजूदगी है लगन के अंदर। दूसरे एक शुभ ग्रह शुक्र की मौजूदगी है, वो है लगन से केंद्र के अंदर। अब जब कभी भी लगन से जो कुंडली दिखाई देती हो, उसमें अगर अत्यधिक ग्रह नजर आए, मान लीजिए कि 4 या 4 से ज़्यादा ग्रह नजर आ जाएं, तो फिर समझिएगा कि हो सकता है वहां पे विंशोत्तरी की जगह तारा दशा काम कर रही हो। अगर 4 से कम है, लेकिन फिर भी लगन से केंद्र जो हैं वो भरे हुए से नज़र आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे लगन कुंडली कार्य कर रही होगी। इसी प्रकार से जब कभी भी बात होती है कि चंद्र कुंडली अगर बन रही है, तो उसके भी केंद्र में कितने ग्रह हैं, वो कितनी बलवान हो रही है। अब इस कुंडली के अंदर देखा जाए तो चंद्रमा भी लगन में ही बैठे हैं और लगन कुंडली भी वहीं से बन रही है। तो अब क्या लगन कुंडली बलवान है या चंद्र कुंडली बलवान है? और यहाँ पे अंतर क्यों आएगा दशाओं के अंदर, इसको समझना जरूरी है। क्योंकि फाइनली जो कैलकुलेशंस हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो दशा पे डिपेंडेंट हैं। इस कुंडली में चंद्रमा को अगर आप देखेंगे तो वो बैठे हैं उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र, स्वामी होते हैं शनिदेव, और यहाँ पे शनिदेव जो हैं वो 0-0 डिग्री में चित्रा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, अष्टम भाव में 7 नंबर की राशि को लेकर। अब शनि क्योंकि 0-0 डिग्री पे बैठे हुए हैं, तो अभी वो कोई उच्च के नहीं हो गए, इस बात को समझिएगा। वो स्थिति ऐसी है कि अगर भाव चलित में जाएंगे तो शनि पीछे जा सकते हैं। इसलिए सिर्फ ये सोच लेना कि चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी जो है वो उच्च स्थिति में बैठा है, ये गलत हो जाएगा। अब दूसरा पहलू देखिए, लगन का जो नक्षत्र है वो है रेवती, ठीक है। अब लगन एक्चुअल में रेवती नक्षत्र लेके चल रहा है। ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं अगर लगन से दशा को कनेक्ट करेंगे तो दशा बुध से चलती हुई नजर आएगी, और अगर आप चंद्रमा से दशा को देखने की कोशिश करेंगे तो दशा शनि से शुरू होगी, क्योंकि जिस नक्षत्रों में ये चीज़ें बैठी हैं वहां से हम इन दशाओं को देखते हैं। जन्म तकरीबन तकरीबन 2012 का है, तो अगर चंद्रमा से आप दशा को कनेक्ट करेंगे तो शनि से बनेगा। अब शनि से जब हम यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें उतनी ज़्यादा प्रभावशाली नज़र नहीं आती। जैसे कि यहाँ पे अगर हम इस चार्ट के अंदर देखें तो मदर का डिवोर्स होना और संतान को दूसरे पिता की प्राप्ति होना, ये मेजर इवेंट्स इस चार्ट के अंदर उन दशाओं में दिखने चाहिए। अगर हम शनि की महादशा को लगाने की कोशिश करते हैं तो सूर्य से चौथे भाव में कहीं बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे स्थिति में हम ये तो कह सकते हैं हाँ कि घर के अंदर की कुछ चीज़ें होंगी जो बदलाव को पर दिखा रही होगी, लेकिन शनि का संबंध यहाँ पे 11th और 12th हाउस से है। नक्षत्र के आधार पे वो मंगल के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पिता के भाव और कहीं ना कहीं कुटुंब के भाव को दिखाता है। तो पहली स्थिति में हम देखने की कोशिश करें तो हमें दिखता है कि शनि का संबंध जब दशा में चलेगा तो वो चित्रा नक्षत्र के प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं एक तो आपके 9th हाउस फादर से जुड़कर और आपके कुटुंब से जुड़कर रिजल्ट्स कर सकता है, पहली कंडीशन में। ठीक है, इवेंट्स इसी कंडीशन को मैच कराना है कि सबसे पहले जन्म के समय में ऐसी क्या परिस्थिति बन रही है जो पिता के साथ चीज़ों में अनबनाती। अब देखिए, जब इसको थोड़ा और डेप्थ में हम जाने की कोशिश करते हैं तो ड्यूरेशंस तकरीबन तकरीबन 2015 के आसपास लेके आने की कोशिश की हमने। जिस समय अवधि में ये चीज़ हुई थी, तो वो जो समय अवधि थी जहाँ पे कि ये एक्चुअल सेपरेशंस हुए हैं, वहाँ पे हमने देखा कि शनि की दशा का रोल खत्म हो चुका था। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम देख रहे हैं इवेंट को पीरियड के साथ मिलाकर, जो इवेंट है जन्म 2012 में, फादर से सेपरेशन 2015 में। अब 2015 आते आते तक उस शनि की दशा
समाप्त हो चुकी थी। जिसकी दशा चल रही थी वो अब है बुधदेव। बुधदेव जो है वो इस कुंडली में कहीं ना कहीं 4th और 7th हाउस के लॉर्ड है और वो बैठे हैं पुष्य नक्षत्र जो कि शनि का नक्षत्र है। तो उसका कोई भी कनेक्शन एक्चुअल में कहीं से भी 9th हाउस से नहीं है। अब कुछ लोगों को ये लगेगा कि बुध का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं सूर्य के साथ है, तो ये बता दूं बुध यहाँ पे वक्री अवस्था में बैठा है, वो सूर्य की तरफ नहीं जा रहा, वो पीछे अपने घर की तरफ जा रहा है। इसलिए यहाँ पे अगर हम ये लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं कि बुध क्योंकि सूर्य के साथ बैठा है तो उसके प्रभाव दे रहा है, तो भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास अगर हम देखें, क्योंकि हम फादर्स की बात कर रहे हैं तो हम पेरेंट्स के चार्ट को भी इक्वली ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब दशा को देखिए, अगर मैं इसी दशा को चेंज कर दूं और लगन पे लेकर आ जाऊं तो जो इवेंट्स हम देख रहे हैं क्या वो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। देखिए, अगर 2015 के लिए मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन तकरीबन, तो 2015 के आसपास आते आते बुध की महादशा में राहु की अंतर्दशा कार्य करती हुई नजर आती है, ठीक है। पहला पॉइंट, बुध की महादशा जो है वो किससे जुड़ी हुई है? महादशा जुड़ी हुई है अभी भी शनि के साथ, ठीक। और शनि के साथ जुड़ने के बाद वो क्या दर्शाएगी, क्योंकि शनि अष्टम भाव के प्रभाव को लेने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जीवन में किसी प्रकार के परिवर्तन को दिखाने की कोशिश करेगी। शनि स्वामित्व रखते हैं लाभ का और 12वें का, यानी कि दुख का। तो कुछ चीजें दुख की भी होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन में एक प्रकार के कुछ परिवर्तन, क्यों? क्योंकि नक्षत्र का जो संबंध बन रहा है वो कहाँ पर आ रहा है? वो अष्टम से आ रहा है। दूसरी तरफ हम देखें उसके स्वामी का जो चंद्रमा है, बुध बैठे हैं 4 नंबर की राशि कर्क राशि में, स्वामी बन रहे हैं चंद्रदेव और वो बैठे हैं लगन भाव में। ऐसी स्थिति में अगर हम देख रहे हैं तो बुध की दशा कहीं ना कहीं व्यक्ति के खुद के जीवन के अंदर, राशि स्वामी का प्रभाव लगन पे जा रहा है, खुद के जीवन के अंदर कुछ नए चीज़ों को लाने की कोशिश करेगी। और नक्षत्र प्रभाव के आधार पे हम देख रहे हैं तो कुछ परिवर्तन की कोशिशें होंगी। यहाँ पे राशि स्वामी और नक्षत्र का संबंध 6-8 है, षडाष्टक है, जो कि तकलीफें दिखाएगा। अब अगर इसी चीज़ को हम यहाँ पे पेरेंट्स के चार्ट के अंदर देखेंगे तो हमें ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं बुध जो है वो इस 8 नंबर से उदित हो रहे लगन के लिए, ये D12 चार्ट है जो पेरेंट्स के लिए देखा जाता है द्वादशांश। यहाँ पे अगर हम देखें तो बुध 8 नंबर के लगन के लिए एक तो स्वामित्व रखते हैं 8वें घर का और दूसरा स्वामित्व रखते हैं 11वें घर का। ऐसे स्थिति में ये जो बुध की दशा चलती हुई नजर आती है, ये D12 के चार्ट में अष्टम काइंड ऑफ मृत्यु और कहीं ना कहीं 11वां भाव लाभ दोनों को दर्शाने का प्रयास करता है। बुध की मौजूदगी उठ के कहाँ जाके बैठ गए? वहां पे 12वें भाव में, यानी कि कहीं ना कहीं नुकसान 12th हाउस को दर्शाने का प्रयास करता है। अब बुध की महादशा चल रही है, टेंशन आएगा, कुछ ना कुछ परेशानियां आएंगी, अष्टम के स्वामी भी हैं, कुछ लाभ भी आएंगे, दोनों चीजें मिक्स हो जाएंगी। दूसरी बात देखिए, अंतरदशा राहु की शुरू चल रही थी, तो जब राहु की अंतरदशा कह लूं या इससे थोड़ा पहले अगर देखेंगे तो मंगल की अंतरदशा कहेंगे। तो जहां मंगल की अंतरदशा है, मंगल जो है वो छठे और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड हो रहा है, यानी कि समथिंग कनेक्टेड विद दिस लगन चार्ट, इस डिविजनल चार्ट में कुछ हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज कि मंगल नीच राशिस्थ बैठे हुए हैं, कहाँ पे? पिता के भाव में जाके, नवम भाव में जाके। और कहीं ना कहीं जब आगे की दशा में राहु का प्रभाव देखने को मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि बुध की महादशा में जब राहु की अंतरदशा का प्रभाव काम करेगी तो हमें दिखाई दे रहा है कि लगन कुंडली में राहु नवम भाव में बैठे हैं, वहां पे उन्हें नीच राशिस्थ माना जाता है। दूसरी बात है, राहु का डिस्पोजिटर मंगल सप्तम में बैठा है, सप्तम में बैठने के कारण किसी चीज से ब्रेक करेगा, मांगलिक प्रभाव, सेपरेटिस्ट प्लैनेट सेपरेट करेगा। तो यहाँ पर हम ये एक चीज कह सकते हैं कि सेपरेशन फ्रॉम द फादर के चांसेस यहाँ पे बन रहे थे। और इसी चीज को द्वादशांश में इसलिए और स्ट्रांगली कह पाएंगे क्योंकि अगर ये पिता का भाव है तो पिता के भाव से अष्टम में राहु की मौजूदगी अचानक से कहीं ना कहीं साथ को छुड़वाने का प्रयास करती है। खुद फर्स्ट हाउस लॉर्ड होकर और गुरु की दृष्टि पाकर पर एक तरीके से मंगल वहां पे अपने आप को संभाले हुए है। तो पेरेंट्स में से किसी की डेथ नहीं हुई, लेकिन सेपरेशन देखना पड़ा। तो इस दशा के अंदर अगर हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ में आता है कि बुध की महादशा में राहु की अंतरदशा इस फैक्टर को क्रिएट कर सकती थी, क्योंकि इस दशा के अंदर व्यक्ति के खुद के और साथ साथ परिवर्तन की संभावनाएं बनती थी। इसी तरीके से अगर हम देखने की कोशिश करें आगे जाके ये जो दशा चेंज होगी, फिर 2018 के बाद से गुरु की अंतरदशा कार्य करना शुरू करेगी। 18-19 के बाद जब गुरु की अंतरदशा कार्य कर रही है तो यही है बुध कहीं ना कहीं, और गुरु बैठे हुए हैं
तीसरे भाव में। तीसरे भाव में गुरु बैठकर रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा के साथ संबंध बना रहे हैं, जो कि अगेन फर्स्ट हाउस में गया। और दूसरी चीज है कि जो यहाँ पे राशि स्वामी है वो है शुक्र। शुक्र जो है वो सुख भाव में गया। गुरु की दृष्टि कहीं ना कहीं नवम भाव के ऊपर है और गुरु जो है दशम के स्वामी भी है। ऐसे स्थिति में अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमें समझ में आता है कि समथिंग रिलेटेड विद द फादर अगेन कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पर जब ये दशा चली बुध की महादशा में, गुरु की अंतरदशा, तब जाकर दोबारा से एक बार सेकंड मैरिज होती है और संतान को एक पिता की प्राप्ति होती है। तो राहु का नवम में आना पहली कंडीशन है कि अपने ओरिजिनल फादर से हटके कोई और फादर बन रहे हैं। दूसरी कंडीशन जो बन रही है वो ये बन रही है कि यहाँ पे ये नाइन्थ में आके 10th के लॉर्ड को इफेक्ट कर रहा था। अब इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे लेकर आने की कोशिश करते हैं तो हम फिर कह सकते हैं कि बुध जो कि अष्टम का स्वामी तो है नो डाउट, लेकिन साथ ही साथ वो लाभ भाव का भी स्वामी है। और अंतरदशा स्वामी कौन बन रहा है? वो बन रहा है गुरु। गुरु जो है वो कहीं ना कहीं केंद्र में बैठे हुए हैं, जो कि दिशा बल प्रदान कर रहे हैं। और इस वजह से यहाँ पे गेन ऑफ फादर होता हुआ नजर आया, क्योंकि लगन कुंडली में दशम के स्वामी हो रहे हैं और कहीं ना कहीं दृष्टि दे रहे हैं नवम पर, और द्वादशांश कुंडली के अंदर भी वो इस चीज को करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे स्थिति में हमने इस डिविजनल चार्ट प्लस इस लगन कुंडली को जब बराबर समतुल्य किया तो उस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के इवेंट्स को इस तरीके से दशा के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे कि मान लीजिए छोटी बहन का जन्म हुआ। अब छोटी बहन का जन्म हुआ तो अब जो डिविजनल चार्ट है वो हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं जो कि हमें छोटे भाई बहन दिखाता है, यानी कि देश करना D3। तो जब हम D3 के चार्ट में आते हैं तो ये बन गया D3 का चार्ट। अब जब हम चाइल्ड या उनके लिए सिस्टर को देखने की कोशिश करते हैं तो 2022 के आसपास आकर अप्रॉक्सीमेटली नवंबर 2022 के ड्यूरेशन को अगर हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बुध के अंदर, बुध की ही महादशा के अंदर शनि की अंतरदशा चल रही थी। बुध की महादशा के अंदर शनि की अंतरदशा बैठे हैं लाभ भाव में, ठीक है। परिवर्तन की कोशिश तो अभी भी करेंगे। और फिर जो प्रत्यंतर दशाएं बन रही हैं वो प्रत्यंतर दशाएं तकरीबन तकरीबन राहु के साथ कनेक्ट हो रही थी। राहु के साथ कनेक्ट होना, फिर राहु जो है वो भाग्य में बैठा है। राहु की दृष्टि संबंध तीसरे भाव छोटे भाई बहनों से है, एक चीज। और अगर इसी चीज को इन 3 लेवल्स के साथ अगर मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूं तो शनि जो है वो यहाँ पे उच्च राशिस्थ नजर आते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि बुध से उनकी प्लेसमेंट फिर 4 घर आगे है, क्योंकि वो डिविजनल चार्ट कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों को दिखा रहा है। और शनि तीसरे भाव के स्वामी है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं छोटे भाई बहन होंगे। अब इसके अंदर फैक्टर जो आया है वो आया है राहु का फैक्टर, और जो राहु का फैक्टर बन रहा है वो रिप्रेजेंट फिर करता है एक्सटर्नल चीजों को, अपने पास से हटके दूसरी चीजों को। तो यहाँ पर ये जो राहु है ये लगन में विद्यमान है। ऐसे स्थिति में यहाँ पे ये स्टडी ये बताती है कि खुद के मदर से चाइल्ड तो आएगा लेकिन फादर दूसरे होंगे। क्यों? क्योंकि राहु कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हमारे छोटे भाई बहन है उसके लगन पे प्रभाव डाल रहा है। और ऐसे स्थिति में जब उसकी दशा चली तब कहीं ना कहीं छोटे भाई बहन भी मिले, लेकिन उसकी टर्म एंड कंडीशन के साथ। क्योंकि जब भी हम राहु को लगाते हैं तो हम उसमें बोलते हैं फॉरेन एलिमेंट, विदेशी प्रभाव। विदेशी प्रभाव का अर्थ यह नहीं कि हमेशा हर चीज विदेश से ही होती हो। कभी कभी ऐसी कंडीशनों में विदेशी प्रभाव का अर्थ ये हो जाता है कि अपने रिलेटिव से हटके कहीं किसी और के साथ चीजें हो जाना। तो इस तरीके से जब हम इस दशा सिस्टम के अंदर जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि वो जो चीजें हो रही हैं, जो बारीकियों से चीजें काम कर रही हैं, वो प्रभाव हमें एक्चुअल में दशाओं के अंदर दिखने लगता है। जब दशाएं चलती हैं तब उन्हीं सिंपल रूल्स, उन्हीं कंडीशंस, उन्हीं कैलकुलेशंस के साथ। अब क्योंकि ये एक छोटे से बच्चे की कुंडली थी, उसके अंदर हमने इस चीज़ को यहाँ पे लगाया। अगर हम इस समय बात करें कि बुध की दशा चल रही है, मान लीजिए, तो बुध की दशा जब ये संतान या ये जातक खुद अपने रूप में देखें तो क्या होगा? बुध की दशा यहाँ पर क्योंकि चौथे भाव का स्वामी बन रहा है, तो ऐसे स्थिति में पढ़ाई के प्रति, क्योंकि चौथा भाव एजुकेशन का होता है, उसके प्रति व्यक्ति को आगे बढ़ाए रखने का प्रयास करेगी। चीज़ों में थोड़ी सी गहराई लाने की कोशिश करेगी। शनि अष्टम भाव के साथ संबंधित है और चौथा भाव भी अष्टमेश के साथ संबंधित है। इस बात को समझिए कि इस कॉम्बिनेशन के कारण यहाँ पे ये कंडीशन बनती हुई नजर आती है। इसीलिए यहाँ पे जब
सवाल और सवालों के जवाब पेरेंट्स से लिए गए, तो दूसरे सिस्टम्स के हमने चेक किया। अगर जातक खुद आ जाए, बड़ी एज में अगर जातक आ जाए और ऐसी कंडीशन में दशा की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम यही देखेंगे कि उन्होंने खुद में क्या देखा। उन्होंने खुद में देखा तो यहाँ पे एक अच्छी शिक्षा की तरफ जाने वाला दिमाग बुध की दशा में देखने को मिलेगा, क्योंकि बुध का जो प्रभाव है वो है बुद्धि। जब उसकी दशा चलेगी तो हमारे सोचने का ढंग, हमारा जो व्यवहार कुशलता है, जो हमारी स्पीच है, हमारी कम्युनिकेशंस है, उन चीज़ों को लेकर डिसीजंस किए जाएंगे। तो आज के वीडियो का जो मेजर मकसद है वो इसी बात का है कि कई बार हमें लगता है कि चीज़ें हम उठा के लगा दें जो चंद्रमा से दशाएं चल रही हैं उससे, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी चंद्रमा, लगन, सूर्य लगन, तीनों से ही दशाओं को लगा के फिर जो चीज़ ज़्यादा सटीक बैठती हो, नजर आती हो, उसको प्रयोग में लाना चाहिए। एक प्रश्न और उठता है कि लगन कौन सा उठाया जाए। कई बार ऐसा होगा कि सूर्य लगन उठाना है, कि चंद्र लगन उठाना है, कि जन्म का लगन उठाना है। तो देखिए, तीनों ही ट्राइपॉड्स हैं, जन्म का लगन भी, सूर्य लगन भी और चंद्र लगन भी। सूर्य लगन रेयर ऑफ द रेयर केसेस में यूटिलाइज होता है जब कोई बहुत ही विशिष्ट जब कोई बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति का जन्म हो रहा हो। उस कंडीशन में हम देख पाते हैं कि सूर्य लगन काम करता है। वहां पे आत्मा पूर्ण रूप से जागृत अवस्थाओं में होती हैं तब। वरना कोशिश यही कीजिए कि लगन कुंडली और चंद्र कुंडली में से चीज़ों को लगाने की कोशिश कीजिए। इस कुंडली में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सूर्य जो हैं वो अश्लेषा नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके स्वामी होते हैं बुध, और दोनों का संबंध एक साथ होने की वजह से यहाँ पर बुध को एक कहीं ना कहीं एज प्राप्त है, जिसकी वजह से इस कुंडली में जो लगन कुंडली बन रही थी, रेवती नक्षत्र, स्वामी फिर से बुध, वो अत्यधिक बलवान है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दो, एक सूर्य लगन और दूसरा एक लगन, दोनों को अपने साथ कनेक्ट करके चलते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए कई बार हमें ये फैसले करने पड़ते हैं कि लगन मजबूत जा रहा है या चंद्र लगन मजबूत जा रहा है, और इसके बाद जो भी स्थिति से हम समझ पाते हैं उस हिसाब से हमें ये देखना पड़ता है कि कहाँ से दशा ओरिजिनली काम करती हुई नजर आएगी और कितनी हमें सामने प्रकट होती हुई चीजें नजर आएंगी, जो कि ग्रहों के कारक तत्वों के आधार पे होता है। धन्यवाद।